प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। और आज हम भारतीय राजव्यवस्था की आत्मा कहे जाने वाले एक ऐसे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसे समझे बिना भारत के संविधान को समझना अधूरा है। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। कभी आपने सोचा है कि हमारा विशाल देश इतनी विविधताओं के बावजूद किन सिद्धांतों पर एक साथ खड़ा है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे भारत की कल्पना की थी? एक नागरिक के तौर पर इस देश से हमें क्या मिलना चाहिए और देश हमसे क्या अपेक्षा रखता है? इन सभी गंभीर सवालों का सार, उन सपनों का निचोड़ आपको हमारे संविधान के पहले पन्ने यानी उसकी प्रस्तावना में मिलेगा। इसे प्रख्यात न्यायविद N.A. पालखीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। दोस्तों, प्रस्तावना केवल कुछ सुंदर शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह ध्रुव तारा है जो हमारे देश के शासकों, कानून बनाने वालों और न्यायपालिका को रास्ता दिखाता है। यह बताता है कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया, इसके लक्ष्य क्या हैं और इसकी शक्ति का अंतिम स्रोत कौन है। यह वह खिड़की है जिससे झांकने पर पूरे संविधान का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इस लेख में हम प्रस्तावना के एक एक शब्द को उसके मूल से समझेंगे। हम जानेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या कैसे की है और क्या इसमें बदलाव संभव है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भारतीय संविधान के इस दार्शनिक और वैचारिक हृदय की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हर कदम पर आपको अपने देश के महान आदर्शों को और करीब से जानने का अवसर मिलेगा। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का गहन विश्लेषण। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। किसी भी दस्तावेज या कानून की शुरुआत में दिया गया परिचयात्मक कथन प्रस्तावना कहलाता है। यह उस दस्तावेज के मूल उद्देश्यों, दर्शन, लक्ष्यों और सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करता है। इसे आप किसी किताब की भूमिका या किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह समझ सकते हैं, जो आपको पहले ही बता देता है कि अंदर क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह उन आदर्शों और आकांक्षाओं का निचोड़ है जिनके लिए हमने स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसका आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि K.M. मुंशी ने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य भल कहा था। यह हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों और दूरदृष्टि का प्रतीक है। प्रस्तावना का मूल पाठ। आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना के मूल पाठ को पढ़ें, क्योंकि इसका हर शब्द अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी यानी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस पाठ को ध्यान से देखने पर हम इसे 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, यह कौन लागू कर रहा है। भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत कैसा देश होगा। संविधान के उद्देश्य, यह क्या हासिल करना चाहता है। संविधान को अपनाने की तिथि, यह कब लागू हुआ। चलिए अब इन चारों घटकों को विस्तार से समझते हैं। 1. संविधान के अधिकार का स्रोत, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत इन जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये शब्द केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक शक्तिशाली घोषणा है। इसका अर्थ है कि इस संविधान को किसी बाहरी शक्ति, किसी राजा या किसी अन्य देश ने हम पर नहीं थोपा है, बल्कि इसे भारत की जनता ने स्वयं बनाया है, स्वीकार किया है और स्वयं को समर्पित किया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि भारत में अंतिम और सर्वोच्च शक्ति यहाँ की जनता में निहित है। सरकार और अन्य सभी संस्थाएं इसी जनता से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। 2. भारतीय राज्य की प्रकृति, भारत कैसा राष्ट्र होगा। प्रस्तावना भारत को 5 विशेषणों से परिभाषित करती है, जो हमारे राष्ट्र के चरित्र को बताते हैं। आइए इनके अर्थ को गहराई से समझते हैं।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरन। इस शब्द का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी विदेशी शक्ति के अधीन या नियंत्रण में नहीं है। भारत अपनी नीतियां खुद बना सकता है, किसी भी देश से संधि कर सकता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा बन सकता है। हालांकि 1949 में भारत ने अपनी इच्छा से राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार की थी, लेकिन यह उसकी संप्रभुता को किसी भी तरह से कम नहीं करता, क्योंकि वह जब चाहे इसे छोड़ सकता है। समाजवादी, सोशलिस्ट, ये शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद रूस या चीन के साम्यवादी समाजवाद से अलग है, जहां उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जिसका उद्देश्य गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर देश के विकास में योगदान करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य धन के वितरण में समानता लाना और कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना है। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, ये शब्द भी 42वें संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। भारतीय पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पश्चिमी देशों से अलग है। भारत में इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य धर्म से पूरी तरह अलग है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, उन्हें समान संरक्षण और समर्थन देगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार इसकी पुष्टि करता है। लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, इसका अर्थ है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में है। भारत में सरकार का चुनाव जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से किया जाता है। ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नियमित चुनाव भारतीय लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। गणराज्य, रिपब्लिक, लोकतंत्र के साथ साथ भारत एक गणराज्य भी है। इसका अर्थ है कि राज्य का प्रमुख यानी भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। यह ब्रिटेन जैसी व्यवस्था के विपरीत है, जहां राज्य का प्रमुख राजा या रानी होते हैं, जो वंशानुगत पद है। 3. संविधान के उद्देश्य, लक्ष्य क्या हैं? प्रस्तावना 4 महान उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है, जो हर भारतीय नागरिक के लिए हैं। न्याय, जस्टिस, प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा और धन संपदा का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में नहीं होगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। स्वतंत्रता, लिबर्टी, प्रस्तावना सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है, बल्कि संविधान में बताई गई सीमाओं के अधीन है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। समता, इक्वालिटी, इसका अर्थ है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता और भेदभाव की समाप्ति को सुनिश्चित करते हैं। बंधुता, फ्रेटर्निटी, इसका अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना का लक्ष्य देश के सभी लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है, ताकि वे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठ सकें। बंधुता के 2 मुख्य लक्ष्य हैं: व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति का सम्मान हो, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकना और देश को एक बनाए रखना है। 4. संविधान को अपनाने की तिथि। प्रस्तावना के अंत में उस तारीख का उल्लेख है जब भारत की संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया था: 26 नवंबर 1949। इसी दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 5. प्रस्तावना की कानूनी स्थिति, एक महत्वपूर्ण बहस।
एक बड़ा सवाल हमेशा से ये रहा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने स्थिति को समय समय पर स्पष्ट किया है।